अगली खबर की ओर। अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में जगह बना ली है और 13 दिसंबर की देर रात लुसेल स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने पिछली बार की उप विजेता क्रोएशिया को 3-0 से मात दी। अब 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना फ्रांस और मोरक्को के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा और इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना अब जहां तीसरी बार टाइटल जीतने से एक कदम दूर हैं, तो वहीं लुका मॉड्रिच की कप्तानी वाली क्रोएशियाई की पहली बार खिताब जीतने की उम्मीदें धूमिल हो चुकी हैं। मुकाबले में अर्जेंटीना टीम की जीत के हीरो दो खिलाड़ी रहे हैं और एक तो कप्तान लियोनेल मेसी थे और दूसरे 22 साल युवा खिलाड़ी जूलियन अल्वारेज। मेसी और अल्वारेज ने मिलकर ऐसा खेल दिखाया कि विपक्षी टीम मुंह ताकते रह गई। 35 साल के लियोनेल मेसी ने एक और जूलियन अल्वारेज ने 2 गोल दागे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत में दिखना शुरू हो गया है और यहां के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली में सुबह शाम सर्दी का असर देखा जा रहा है और यहां के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को सुबह धुंध होने और दिन के समय आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है और यहां आज तापमान 8 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं पटपड़गंज में आज वायु गुणवत्ता 136 दर्ज की गई और दिल्ली के अशोक विहार की हवा आज सुबह बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। यहाँ की वायु गुणवत्ता आज 380 दर्ज की गई है। वहीं आनंद विहार की हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ का AQI 176 दर्ज किया गया। वहीं अगर बवाना की बात की जाए तो बवाना की वायु गुणवत्ता आज सुबह 173 दर्ज हुई है। सीमा पर चीन अपनी चालबाजियों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है और चीन अपने नापाक हरकतों के जरिए पड़ोसियों की जमीन पर नजरें गड़ाए हुए है। फिर चाहे वो भारत हो या ताइवान या फिर जापान और या फिर ऑस्ट्रेलिया या फ्रांसी हो, उसने तिब्बत को जिस तरह अपने में मिला लिया है, अब उसकी टेढ़ी नजर भारत के भूभाग पर है। यही वजह है कि आए दिन चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम से पीछे हटने को मजबूर कर दिया। भारतीय सेना के पराक्रम के कारण चीनी सैनिकों को बेरंग वापस लौटना पड़ा। हालांकि इस दौरान हुई झड़प में दोनों देशों की सेनाओं को हल्की फुल्की चोटें भी लगी, लेकिन भारतीय सेना को कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। और भारत में जहां रक्षा मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया है, तो वहीं चीन की ओर से भी इस बारे में पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन का कहना है कि भारतीय सीमा पर जो स्थिति है वो लगातार स्थिर बनी हुई है। वहीं तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कश्मीर में बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। हम लेने वाला बाहर का, पहाड़ हमारे, पत्थर फोड़ने वाले बाहर के, अरे यहां तक कि आपके घर में चिट्ठी पहुंचाने वाला जो डाकिया है वो भी बाहर से लाए जा रहे हैं। हमारे लड़के लड़कियां जो है इस काबिल भी नहीं समझे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे इस बात का भी एतराज नहीं होता अगर मेरा गरीब यहां का लड़का ये भी लगता, फिर वहां ले जाओ इसको, यहां से लगाओ हरियाणा में, लगाओ पंजाब में, लगाओ यूपी में, मैं भी मानूं।
एक तरफ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आने के बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के द्वारा बॉर्डर एरिया पर पहले किए गए कामों को लेकर निशाना साधा है। चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। चीन की धमकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया है और संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि सदन में विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही और रक्षा मंत्री ने केवल प्रचार के लिए सदन में बयान दिया है। उन्होंने भी क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। हाँ, ये हमारे सदन की प्रथा रही है, प्रैक्टिस रही है कि जब कोई स्टेटमेंट मिनिस्टर करता है किसी विषय पे तो उस पर क्लैरिफिकेशन पूछा जाता है, और हमको यही कहा गया सदन के नेता ने और हमारे डिप्टी सभापति ने भी यही कहा कि क्लैरिफिकेशन का अवकाश है। लेकिन क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे, हम वो सुनने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश एकजुट रह के, हम देश के एकजुटता के लिए, एकता के लिए सभी मिलके काम कर रहे हैं, तब वहाँ बैठने में कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि सब मिलके प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करना। तो हम वॉकआउट जो किए हैं उनके एटीट्यूड के ऊपर, और वो जो कहना था और हमको बताना था वो चीज़ें हमको नहीं बताई। इसीलिए हमने सभी पार्टी के नेताओं ने ये तय किया कि बेहतर ये है, खुद जब डिफेंस मिनिस्टर ही जैसा वॉकआउट करते वैसा उन्होंने ही वॉकआउट करके चले गए, फिर पूछना किसको। तो हमने ये सोचा कि हमारी बात तो सुनी गई नहीं, हम आपको बताने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग में 9 दिसंबर को हुई झड़प पर सदन में बयान दिया, लेकिन इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संसद परिसर में इसी विषय पर मीडिया से बातचीत की थी। उनके बयान को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने रक्षा मंत्री पर भी निशाना साधा। अपने को रक्षा करने की हथियार नहीं आए तो देश को कैसे रक्षा करेगी? तो छोड़ दे रक्षा मंत्री और कुर्सी, और गृह मंत्री को दोनों कुर्सी दे दिया जाए। जैसे कि गृह मंत्री, कोऑपरेशन मिनिस्टर और ये रक्षा मंत्री भी इनको सब सौंप दिया जाए। तब जब सदन के अंदर सरकार की तरफ से ये 12 बजे बयान देने की बात रखे जाते हैं, तो किस हैसियत से उसके पहले दूसरे कोई मंत्री जो उनसे पद पे नीचे भी है, वो कैसे बाहर जाके मीडिया वालों को अपने बात रख सकते? ये सवाल
ये कानूनी सवाल है, ये पूछना चाहता हूं मैं भी। तो बयान आप सुन रहे थे नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी के, और इससे पहले गृह मंत्री का बड़ा बयान आपने सुना कि कांग्रेस ने पैसे लिए थे दूतावास, चीनी दूतावास। एक तरफ बिहार में महागठबंधन सरकार जहां नौकरियां बांटने का दम भर रही है, तो वहीं राजधानी पटना में नियोजित शिक्षकों को लाठियों से पीटा जा रहा है। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन के दौरान डाक बंगला चौराहे के पास पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया और इस दौरान कई शिक्षक अभ्यर्थी घायल हो गए और कुछ पल के लिए पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मोदी की हत्या की बात कहने वाले एमपी के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। इसके बाद कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान पटेरिया ने विक्ट्री साइन दिखाया। आज सवेरे मध्य प्रदेश पुलिस ने पटेरिया को 5:30 बजे उनके घर से कल गिरफ्तार किया था। वहीं पटेरिया अपने गृहनगर दामोह के हटा में थे। पुलिस ने उन्हें यहीं से अरेस्ट किया और पटेरिया जब कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया था और कहा था कि ये विचारधारा की लड़ाई है। मैंने वो शब्द नहीं कहे थे, मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं। मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है। और इससे पहले 11 दिसंबर को उन्होंने एक सभा में कहा था कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहे, इन द सेंस हराने का काम करो। तो ऐसा राजा पटेरिया ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि उनकी बातों का वो मतलब नहीं था जो निकाला जा रहा है। के महिम बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। आग की सूचना के बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। फिलहाल नुकसान का आकलन नहीं किया जा सका है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।